नमस्कार बच्चों। देखा गिल्लू पाठ के शिक्षण उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स, गिल्लू पाठ की लेखिका माधवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय, साथ ही साथ गिल्लू पाठ की प्रस्तावना, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा जो मैंने भेजा था और पाठ प्रस्तावना को समझा होगा। बच्चों, इस लॉकडाउन के दरमियान निश्चित रूप से निसंदेह आपको कुछ परेशानियां हो रही होंगी, उन्हें हम सभी शिक्षक भलीभांति समझते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं क्योंकि ये तकनीकी चीज़ें हैं। कभी लैपटॉप ख़राब होता है, कभी मोबाइल में काम ठीक नहीं करता है, कभी कुछ नहीं होता है। उसके बावजूद भी हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर दे सकें, अच्छे से अच्छा दे सकें। निश्चित रूप से बच्चों, आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप और आपके अभिभावक हमसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। बस आपसे मेरा यही निवेदन है कि जो भी काम आपका लिखित कार्य विद्यालय से शिक्षकों से दिया जा रहा है उसे आप नियमित रूप से समय पर पूरा करें। जैसे ही विद्यालय खुलेगा उस लिखित कार्य की तुरंत जांच की जाएगी। और मैं आपके माता पिता को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपके बच्चों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे अच्छे से अच्छा देने का। बस आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाती है। आप समय समय पर अपनी फीडबैक हमें देते रहें। बच्चों, आज शुरू करते हैं गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरी तिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। माधवी वर्मा कह रही हैं कि मैंने सोन जूही में एक पीली कली लगी देखी। जूही का एक प्रकार का पीला पुष्प होता है सोन जूही, इसके हार्डवर्ड इसी पृष्ठ में नीचे दे रखे हैं, आप देख लेना। तो उसमें एक पीली फूल की कली लगी, तो उसे देख करके अनायासी अर्थात अचानक ही सडनली लेखिका के मन में एक छोटे से जीव का स्मरण हो आया, याद आई। स्मरण होना, याद होना कि जो कि लता की सघन हरितिमा में, सघन कहते हैं घनी, हरितिमा हरियाली में छिपकर बैठ जाया करता था, उसका नाम था गिल्लू, जो मेरे निकट आकर के मेरे कंधे पर कूद करके मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। आज जब ये मुझे कली दिख रही है तो आज मुझे उस लघु प्राण में, इस छोटे से जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन अब वो छोटा जीव कहाँ रहा होगा, अब तो वो मिट्टी में मिल गया होगा इनकी जड़ों में जाकर के। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ऐसा लग रहा है कि सुनहरी कली का रूप धारण करके मानो गिल्लू ही दूसरे जीवन में मुझे चौंकाने के लिए नया अवतार लेकर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअल कहते हैं एक तरह से छूने का, ये कहना चाहिए कि एक ऐसा खेल जिसमें इस तरह का आनंद लिया जाता है जैसे चुपके से छू जाना और फिर दुबक जाना। छुआ छुअल का जैसे खेल खेल रहे हों दोनों कोए, अपना चोंचों से उसमें प्रहार करके एक सुलभ आहार ढूंढ रहे थे, ऐसा लग रहा था। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काक कहते हैं कोए को। ये कौओं का जीवन भी, यह कहना चाहिए कोए भी एक विचित्र पक्षी हैं जो एक साथ समादरित होते हैं और एक साथ अनादरित होते हैं। समादरित मीन्स बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है, सम्मानित होते हैं अति सम्मानित, और एक साथ इनको अनादरित भी किया जाता है अर्थात अपमानित किया जाता है। और वो कब किया जाता है बच्चों, आप जानते हैं, कौआ जब अपनी कर्कश आवाज में बोलता है तो लोग उसे पत्थर मारते हैं, उड़ा देते हैं, उसका अनादर करते हैं। लेकिन यही कौआ जब हमारे श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों में हमें दर्शन देता है, पूजा पाठ के समय हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका हम श्राद्ध करते हैं, तो उस समय इनको हम खाना खिलाते हैं, तो उस समय इनको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना मीन्स प्रकट होना, काक बन करके, कौवा बन करके। कब? पितर पक्ष में। पितर पक्ष का मतलब होता है कि पूरी साल में 15 दिन ऐसे आते हैं जब हम हमारे पूर्वजों के
जो हमारे फोर फादर हैं, हमें छोड़ करके जा चुके हैं पूर्वज, उनकी हम याद में उन्हें हम पूजा पाठ करके घर में भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, और उनका श्राद्ध करते हैं। उस पितृपक्ष में हम इन कौओं को भी भोजन कराते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि कौए के रूप में हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे घर आते हैं और खाना खाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ऐसी प्राचीन मान्यता है कि घर की अगर मुंडेर पर कौआ सुबह सुबह आवाज करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा प्रियजन बाहर से घर आने वाला हो, कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी हमारे घर पे आने वाले हैं। ऐसा मधुर संदेश अपनी इस कर्कश आवाज में ये देते हैं, तो इसलिए इनका सम्मान भी होता है, लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। दूसरी ओर हम कौआ और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। जब भी कौआ कहीं बैठ करके अपनी कर्कश आवाज में कांव कांव का शोर करता है तो हम लोग उसे अपमानित करते हैं और वहां से उड़ा देते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, अर्थात व्यवधान पैदा हो गया, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। एक गमला और दीवार की संधि कहते हैं, बीच में जो जगह थी उसमें एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ था, उस पर मेरी नजर जाकर के दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः है घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका माधवी वर्मा कह रही हैं कि जब मैं नजदीक गई उस गमले के तो मैंने जाके देखा कि एक छोटा सा लघु प्राणी, एक छोटा सा जीव, गिलहरी का बच्चा उसमें पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो घोंसले से गिर गया है नीचे और अब कोए चोंच मार मार करके उसमें अपना सुलभ आहार अर्थात भोजन खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अगर कोए की दो चोंच अच्छी तरह से उसमें पड़ जाती तो समझ लीजिए उसके प्राण निकल जाते। अतः हुए निश्चिष्ट सा गमले से चिपका हुआ पड़ा था। निश्चिष्ट कहते हैं एकदम घायल अवस्था में, बेहोशी ऐसी अवस्था में गमले से चिपटा हुआ वो गिल्लू वहां पड़ा हुआ था। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेखिका के घर में जितने भी परिवारीजन थे सभी ने उन्हें यही कहा कि अब ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि कोए की चोंच इसमें लग गई है। तो ये छोटा सा जीव है, अब इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया जाए, इसका बचना मुश्किल है। परंतु मन नहीं माना। आपने ये तो पहले ही देख लिया, कक्षा 8 में पढ़ा था, नीलकंठ रेखा चित्र, उसमें पढ़ा था कि इसको सभी जीव जंतुओं के प्रति महादेवी वर्मा को बहुत ही करुणा, दया, संवेदना थी इनके मन में। ये जीवों को बहुत प्रेम करती थी, सभी पशु पक्षियों को पालती थी। अतः इनका मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर, मीन्स धीरे से उठा करके अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर, उनका जो घाव था उसको पोंछ करके रुई से घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, अर्थात एक मरहम लगा करके उसकी मतलब कहना चाहिए दवाई दी उसके और उसका उपचार किया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। रुई की पतली बत्ती भिगो करके दूध में जैसे लेखिका ने इसके मुंह में डाली गिल्लू के में, तो वो दूध अंदर न जाकर के दोनों ओर दूध की बूंदें ढुलक गईं, अर्थात निकल गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। जब कई घंटे हो गए, जब जाकर के उसके मुंह में कुछ एक दो बूंद पानी की जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन बाद तो स्वस्थ हो गया वो, और इतना आश्वस्त हो गया कि बस मेरी उंगली पकड़ करके इधर उधर देखने लगा, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में अर्थात 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोहे अर्थात बहुत ही कोमल रोए जो थे उसके ऊपर, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, अर्थात आश्चर्यचकित करने लगी उसकी सुंदरता। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। घर में जब छोटे जीव जंतु होते हैं तो हम उनके नाम अलग से रख देते हैं, जिससे उनकी अलग पहचान हो जाती है। तो था तो यही गिलहरी का ही बच्चा, तो गिलहरी ही था, लेकिन जातिवाचक नाम गिलहरी से हटा करके उन्होंने एक व्यक्तिवाचक का नाम दे दिया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मैंने कल बताया था आपको कि इसका एक निवास स्थान बना दिया गया
फल फूल रखने की एक जो डलिया थी उसी में इसको रख दिया गया और खिड़की पर लटका दिया गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। गिल्लू डलिया में पड़े पड़े उसको झूले को झुलाता रहता, इधर उधर देखता रहता था, खिड़की से बाहर पता नहीं क्या देखता समझता रहता था। ये सब उसकी समझदारी और कार्यकलाप और लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने का कारण बन जाते। सब उसे देखते और विस्मित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब भी लिख कर कुछ काम करने बैठती लिखने पढ़ने के लिए तो उसे उछल कूद करने के बाद करके उसके पास आ जाता था। तो लेखिका ने इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती, अर्थात जब तक मैं उसकी केयर नहीं करती, उसे उठा नहीं लेती, उसे प्यार दुलार नहीं कर देती, तब तक वो सर से पर्दे पर चढ़ता फिर उतरता। इसी दौड़ने के क्रम को लगातार जब तक जारी रखता तब तक लेखिका उसे उठा नहीं लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। गात कहते हैं शरीर, लघु माने छोटा। उसका जो छोटा सा शरीर था वो लिफाफे के अंदर एनवलप में अंदर रह जाता और बस उसको 2 पंजे और सिर उसका आगे की ओर दिखाई देता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। मुझे देखता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। भूख लगने पर चिकचिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जब गिल्लू को भूख लगती तो वो चिकचिक की आवाज करता और उससे संदेश देता था, सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है, और लेखिका तुरंत उसे काजू अथवा बिस्किट खाने के लिए देती थी और बस वही लिफाफे में से अपने दोनों पंजों को और अपने सिर को निकाल करके उन काजू तथा बिस्कुट को कुतरता रहता था और अपना भोजन कर लेता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, ये छोटे जो जीव होते हैं इनकी आयु भी उम्र भी प्राय कम होती है, तो कुछ समय बाद बसंत का महीना आया। नीम चमेली की सुगंध कमरे में आने लगी हौले हौले। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करके शोर करने लगी और पता नहीं ऐसा लगा कि वो क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगा कि ये बसंत का महीना है, निश्चित रूप से इसकी भी आज़ाद होने की इच्छा होती है, ये भी बाहर जाना चाहता है। इसलिए महादेव वर्मा ने इसे समझते हुए उसे बाहर जाना, उसे मुक्त कर देना उचित समझा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। छोटा सा जीव था, कोई भी दूसरा जीव इसकी जान का दुश्मन बन सकता था, इसकी हत्या कर सकता था, इसे मार सकता था। तो ये भी एक समस्या थी लेखिका के सामने। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कुछ जरूरी कागजात थे, इस कारण जब भी मैं बाहर जाती तो कमरे को लॉक करके जाती थी, बंद करके जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। लेखिका कह रही है कि जब मैं बाहर जाती, कमरे को बंद कर जाती, तो गिल्लू भी जाली से बाहर निकल जाता। जब मैं वापस आती तो गिल्लू उसी खिड़की से वापस आ जाता था और मेरे सर से पैर और पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगता था। ये रोजाना का नृत्य का क्रम बन गया। यहाँ से आ गए। इस पाठ का अध्ययन हम कल करेंगे। आप इससे संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इन सभी पृष्ठों में नीचे अर्थ दिए हुए हैं और पाठ की समाप्ति पर भी दिए गए हैं। आप देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।